मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 ईएमआई एंड एसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का शिखर मान यानी पीक वैल्यू, शिखर मान का मतलब पीक वैल्यू ई नॉट हो तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं आरएमएस वैल्यू को। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज और एसी करंट दोनों का जो आरएमएस वैल्यू होता है उसका एक ही फॉर्मूला होता है। एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होता है पीक वैल्यू ई नॉट बाई √2 और एसी करंट का आरएमएस वैल्यू होता है पीक करंट बाय √2। ठीक है, तो यहां पर चूंकि एसी वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है शिखर मान वो ई नॉट है, तो ई नॉट बाई √2 ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो एसी वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा पीक वैल्यू बाई √2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड है एलसी परिपथ को कहा जाता है। आपको पढ़ाए थे एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट में क्या करते हैं, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ते हैं और जैसे ही जोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कैपेसिटर का जो चार्ज है और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो लगातार ऑसिलेट करता है, यानी चार्ज घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है। सर्किट का करंट भी वही होता है, बढ़ता है घटता है। इसीलिए हम एलसी सर्किट को दोलनी परिपथ कहते हैं यानी ऑसिलेटरी सर्किट, और टॉपिक का नाम भी था एलसी ऑसिलेशन। ठीक है। थर्ड, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बी डॉट एस। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स का बीमा है। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा कहां से निकलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको याद रखना है mt-2 I-1 और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर। तो फ्लक्स का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर t-2 I-1। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है LR परिपथ की प्रतिबाधा है। अब देखिए LR परिपथ का मतलब हो गया LR सर्किट, प्रतिबाधा को कहते हैं इंपीडेंस। तो आपको मैंने बताया था एक LCR सीरीज सर्किट होता है। L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर, R का मतलब रेजिस्टर। तो ये जो LCR सीरीज सर्किट है इसको मैंने एक AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। इंडक्टर से जब भी करंट फ्लो होता है तो वह XL ओम का रिएक्टेंस देता है, यानी जब भी किसी भी चीज से करंट पास होता है तो वह कुछ ना कुछ करंट का अपोज करेगा। तो इंडक्टर कितने ओम से अपोज करता है, XL ओम से। कैपेसिटर कितने ओम से अपोज करता है, XC ओम से। और रेसिस्टर कितने ओम से अपोज करता है, R ओम से। तो जब भी इस सर्किट में AC वोल्टेज से अगर इस सर्किट को हम जोड़ेंगे तो इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो होगा, AC करंट। और इस पूरे सर्किट का जो टोटल करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी होगा उसको हम इंपीडेंस कहते हैं Z, यानी प्रतिबाधा। और Z का फॉर्मूला मैंने बताया था √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इज इक्वल टू √R² प्लस XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc माइनस XL का फॉर्मूला होता है ωL। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है Z का। ठीक है, यहां पे कह रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधा है, यानी सर्किट LR है। तो LR सर्किट किसको कहेंगे, जिसमें L हो यानी इंडक्टर हो और R हो यानी रेजिस्टर हो, यानी जिस सर्किट में कैपेसिटर नहीं हो। तो XC नहीं है, इसका मतलब XC का वैल्यू 0 डाल देंगे, यानी ये 0 हो गया। तो यहां क्या बचा, R बचा, और ये माइनस ωL का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √R² प्लस 0 माइनस ωL का स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या आएगा, R² प्लस ω² L²।
इसी में एक पूछ सकता है एलसी परिपथ की प्रतिबाधा। अगर एलसी का पूछेगा तो एल और सी ये दोनों रहेगा, तो इसका मतलब आर नहीं रहेगा। आर जीरो अगर हम करें तो हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, क्योंकि ये स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1/ω c माइनस ओमेगा एल होगा। लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा से संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये आपको हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। और लेंज के नियम से क्या प्राप्त होता है? लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता प्राप्त होता है, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमने बताया था कि जब भी किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है, जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसके पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होती है कि उससे उत्पन्न धारा हमेशा फ्लक्स चेंज का विरोध करता है। शक्ति गुणांक का मान होता है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट, ये आपका एलसीआर सीरीज सर्किट है, ये आपका एलसीआर, इसमें तीनों चीज है। इसके लिए फेजर डायग्राम आपको हम खींचने बताए थे। इसमें दो एक्सिस खींचेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ससी लेंगे, निगेटिव में एक्सएल लेंगे। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इधर लेते हैं रेजिस्टेंस आर। अब एक्ससी अगर बड़ा है एक्सएल से तो दोनों रिएक्टेंस को जोड़कर नेट रिएक्टेंस आएगा या टोटल रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को प्रतिघात कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस है आर। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों घटेगा, क्योंकि अपोजिट फेज में है। मान लो एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, तो एक्ससी में एक्सएल घटाएंगे तो नेट रिएक्टेंस एक्स किधर जाएगा? ऊपर। एक्स का वैल्यू होगा एक्ससी माइनस एक्सएल। और आर और एक्स को अगर वेक्टर के तरीके से जोड़ा जाए 90 डिग्री पर, तो ये मिल जाएगा आपका इंपीडेंस जेड। इसीलिए जेड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? √r² + x², पाइथागोरस लॉ से। एसी वोल्टेज को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं, याद रखिएगा। एसी वोल्टेज हमेशा किधर होता है? एक्स एक्सिस पे। और एसी करंट हमेशा इंपीडेंस की तरफ लिया जाता है। ये एसी करंट हो गया। और वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई होता है। कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। और फाई को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो कॉस फाई का फॉर्मूला इस त्रिभुज से देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। कॉस फाई का वैल्यू होगा B/H यानी R/Z होगा। इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो शक्ति गुणांक का मान होता है कॉस फाई। स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक है। तो देखिए आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला करंट चेंज होगा तो इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और ये भी पढ़ाए थे कि इस कॉइल से जो फ्लक्स पास होगा वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा इससे बहने वाले करंट के। किसी भी कॉइल से जो फ्लक्स पास होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पर। करंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसी में हम बताए थे फाई इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे L × I, जहां L को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व। फाई इक्वल टू LI। L बराबर क्या फॉर्मूला होगा? φ/I। फाई का ऐसा यूनिट होता है वेबर, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? हेनरी। यानी इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। एल का वैल्यू ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है। एल का वैल्यू किसी भी कॉइल के ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है। एल का मान किसी भी कॉइल के ज्योमेट्री और मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे प्रत्येक कैपेसिटर का एक कैपेसिटी होता है, हम पढ़े ना, हर एक कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q/V। लेकिन एक फॉर्मूला और पढ़े थे, ε0 A/D। तो जैसे किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है जो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता,
वो मीडियम, एरिया और डिस्टेंस यानी मीडियम और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। वैसे ही हर एक इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होता है L, और L का फॉर्मूला होता है एक phi बाय I और एक फॉर्मूला आपका म्यू नॉट S स्क्वायर NL, इस तरह करके कुछ निकाले थे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, देख लीजिएगा इस तरह का कुछ फॉर्मूला निकला था। तो इसका मतलब यह मीडियम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो इस तरह से ये मीडियम और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू फाई या आई पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 हेनरी का मतलब समझाइए। 5 हेनरी का मतलब हो गया, हेनरी का मतलब होता है वेबर पर एम्पियर, 5 हेनरी का मतलब हो गया 5 वेबर पर एम्पियर। 5 वेबर पर एम्पियर का मतलब हो गया कि जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल से 5 वेबर का फ्लक्स पास होगा। 5 वेबर पर एम्पियर का मतलब हुआ कि जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो 5 वेबर का फ्लक्स पास होगा। अगर किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है तो इसका मतलब 10 वेबर पर एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो इससे 10 वेबर का फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व है या अन्योन प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका ऐसा यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो क्या करता है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, बीच में एक कॉइल होता है। डायनेमो में क्या होता है, दो मैग्नेटिक पोल होता है, दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इस फील्ड में एक कॉइल को घुमाया जाता है। जैसे ये कॉइल इस फील्ड में घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा और करंट आएगा। इसका मतलब कॉइल जो घूम रहा है उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस तरह का एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को भी हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यह जो कॉइल रोटेट करता है इसका मतलब कॉइल में काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी है। और यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, इस कॉइल से करंट फ्लो होने लगता है। कौन सा करंट, एसी करंट। तो इसका मतलब यह मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये डायनेमो। अब देखिए आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है, कौन सी घटना है, अगर किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदलता है तो उस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है। शिखर मान एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी करंट, शिखर मान का मतलब पीक वैल्यू यानी आई नॉट, और वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू, इसका अनुपात पूछ रहा है। पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू का रेशियो, तो पीक वैल्यू तो आई नॉट हो गया और आरएमएस वैल्यू होता है आई नॉट बाई √2, ये फॉर्मूला होता है आरएमएस करंट का। तो पीक करंट कैंसिल हो गया तो ये हो गया √2 ऊपर जाके √2/1। यह सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है ऑब्जेक्टिव में, इसको अच्छे से समझते चलना है। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I = I0 sin ω_t। यहां पर पीक करंट का वैल्यू हो गया 0.6 एम्पियर, यही है पीक करंट I0। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाई, क्योंकि ω_t होता है ना इक्वेशन में। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है I = I0 sin ω_t।
तो अब अगर हम इस इक्वेशन से तुलना करें, कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं कि आई नॉट का मान है 0.6 एम्पियर और ओमेगा जो कि कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एक फॉर्मूला होता है कोणीय आवृत्ति बराबर 2 पाई गुना रेखीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से लीनियर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा 100 पाई बाय 2 पाई, तो ये हो गया 50 हर्ट्ज। याद रखिएगा लीनियर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप याद रख लीजिए mt-2i-1 होता है, इसमें L नहीं होता है यानी 0। चुंबकशीलता की बीमा है, चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का डायमेंशन कहां से निकलेगा? तो किसी भी सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है B बराबर म्यू नॉट I बाई 2R। इस समीकरण से आपको म्यू नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा चुंबकशीलता। पहले म्यू नॉट का वैल्यू निकालो, B इंटू 2R बाई आई होगा ना, और फिर इसका डायमेंशन निकाल लो यहां से। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन तो आपको याद होगा mt-2i-1 होता है। 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, R रेडियस है तो L होगा लेंथ, I करंट है। सबको अरेंज करके अगर हम लिख दें तो पहले M लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे और फिर I लिखेंगे। तो I यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 1 पावर घटेगा -2 होगा, MLT-2I-2। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस L बराबर 5/I, तो L का डायमेंशन कैसे निकलेगा? 5 बराबर होता है Li, L बराबर क्या होगा 5/I। फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फील्ड इनटू एरिया। फील्ड का डायमेंशन याद है, एरिया का डायमेंशन याद है, करंट का डायमेंशन याद है, आपको L का डायमेंशन मिल जाएगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक है, LR सर्किट, तो उसमें L है और R है। तो अब देखिए cos फाई को हम लोग शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था R/Z होता है, जहां Z क्या है इंपीडेंस। अब देखिए सर्किट क्या है LR, तो L है और R है, तो इंपीडेंस Z का वैल्यू क्या होगा? तो Z का जो फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC, तो यहाँ तो कैपेसिटर है नहीं, सर्किट में केवल L है और R है, C नहीं है, तो XC का वैल्यू 0 हो गया, माइनस XL का वैल्यू ω/L², तो ये क्या हो जाएगा √R² प्लस ω²L²। ये तो Z का वैल्यू निकल गया, तो cos फाई बराबर होता है R/Z, तो R बाय और Z का वैल्यू हो जाएगा R² प्लस ω²L², तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले देखिए cos फाई का फॉर्मूला याद रख लीजिए R/Z होता है, अब चूंकि LR सर्किट है तो Z का वैल्यू ये होगा, तो R बाई ये हो गया। सोलह नंबर ऑब्जेक्टिव है, विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल यानी EMF, तो EMF को हम लोग वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो EMF जो होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसको वोल्टेज भी कहते हैं, और वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशन होता है mL²T-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है करंट इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा mL²T-2 में ये 1 घटाएंगे तो -3 और I को ऊपर ठेल दो तो I-1, mL²T-3 I-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर आवर किसका मात्रक है? तो एम्पियर मतलब हो गया करंट,
आवर का मतलब हो गया टाइम, तो करेंट गुना टाइम को हम लोग चार्ज कहते हैं, तो इसका मतलब ये चार्ज का यूनिट है, आवेश का मात्रक है। प्रतिघात या प्रतिबाधा या प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, यानी रिएक्टेंस हो या इंपीडेंस हो या रेसिस्टेंस हो, तीनों का ऐसा यूनिट ओम है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दो तरह का होता है, एक होता है एसी इंस्ट्रूमेंट और एक होता है डीसी इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यानी विद्युत उपकरण दो प्रकार का हो गया, एक हो गया एसी इंस्ट्रूमेंट, एक हो गया डीसी इंस्ट्रूमेंट। जितना भी एसी इंस्ट्रूमेंट है वो सब आरएमएस वैल्यू को मापता है, जैसे एसी आमीटर, एसी आमीटर एसी करंट के आरएमएस वैल्यू को मापता है, एसी वोल्टमीटर एसी करंट के एसी वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू को मापता है। तो एसी आमीटर को हम लोग या एसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनिए, जितना भी एसी इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी एसी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी तप्त तार उपकरण। तो जितना भी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है यानी एसी इंस्ट्रूमेंट है वह सब आरएमएस वैल्यू को मापता है। तो तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, यानी ये आरएमएस करंट को मापता है, ठीक है। औसत मान का मतलब हो गया एवरेज वैल्यू, उच्चतम मान का मतलब हो गया पीक वैल्यू। तो ना तो पीक वैल्यू को मापता है ना एवरेज वैल्यू को मापता है, यह सीधा आरएमएस वैल्यू को मापता है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट हैं, लपेट है माने फेरा है, टर्न्स हैं, तो क्या होगा। तो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन करंट को घटाता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 बड़ा होता है N1 से, यानी सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न होता है प्राइमरी से। ट्रांसफार्मर का आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यह सब बात अच्छे से समझ जाइएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हमेशा एनर्जी मापा जाता है, क्योंकि एनर्जी का ही यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट नहीं होता, एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। शिखर वोल्टता का मतलब हो गया पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज यानी E0 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता है, आभासी का मतलब हो गया वर्चुअल वोल्टेज, तो वर्चुअल वोल्टेज यानी आरएमएस वोल्टेज, क्योंकि आरएमएस वोल्टेज को ही हम इफेक्टिव वोल्टेज या वर्चुअल वोल्टेज कहते हैं। तो यानी आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, पीक वोल्टेज को हम √2 से डिवाइड करेंगे, तो पीक वोल्टेज दिया गया है 440 वोल्ट, इसको √2 से भाग दो। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √2 से ऊपर नीचे गुना करके, तो नीचे क्या हो गया √2 गुना √2 2, ये 220 होगा, यानी 220 √2 वोल्ट। एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ यानी एलसीआर सीरीज सर्किट में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, इसमें एक एसी वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ा गया है, जिसका इक्वेशन, एसी वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, E = E0 sin ωt, जहां ओमेगा क्या है, एसी वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, अब देखिए हमने आपको पढ़ाया था LCR सीरीज सर्किट, जिसमें इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रेसिस्टर भी होता है, और जब इस LCR सीरीज सर्किट को AC वोल्टेज से जोड़ेंगे तो इसमें AC करंट फ्लो होगा। AC करंट का जो पीक वैल्यू होता है I0, वो AC वोल्टेज के पीक वैल्यू E0 बाई जेड के बराबर होता है। यह फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया होगा, पीक करंट बराबर पीक वोल्टेज बाई जेड। पीक करंट, AC करंट का जो पीक वैल्यू होता है, पीक करंट बराबर होता है पीक वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। जैसे I बराबर V बाई R होता है, तो पीक करंट बराबर पीक वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। अब देखो ये जो I0 है, ये मैक्सिमम तब होगा जब Z मिनिमम होगा। I0 मैक्सिमम कब होगा? जब Z मिनिमम होगा। और Z का मिनिमम वैल्यू कब होगा? Z का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। I0 बराबर हो गया E0 बाई जेड। तो I0 मैक्सिमम कब होगा? जब Z मिनिमम होगा। और Z मिनिमम कब होगा? जब XC बराबर XL होगा। और XC बराबर XL करो तो क्या होगा? 1 बाई ओमेगा C बराबर ओमेगा L। सॉल्व करो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC, ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट LC। तो जो हमारा LCR सीरीज सर्किट है, LCR ये सर्किट है, जब इसको हम AC वोल्टेज से जोड़ते हैं तो इसमें AC करंट फ्लो होता है। लेकिन AC करंट का जो पीक वैल्यू है, ये AC करंट है ना, और ये AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज का पीक वैल्यू E0 है। और AC करंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं? I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई को कहते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। ये I0 को बोलते हैं पीक करंट। ये I0 मैक्सिमम तब होगा जब Z मिनिमम होगा। और Z का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब XC बराबर XL होगा। अब Z का मिनिमम मान निकालिए कितना आएगा? तो Z का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये Z का फॉर्मूला है। अब अगर XC और XL बराबर होगा तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी R। यानी Z का इम्पीडेंस का जो मिनिमम मान होता है वो R होता है। अब हमने पढ़ाया था आपको LCR सर्किट रेजोनेंस में कब कहलाता है, यानी अनुनाद में कब कहलाता है। तो कोई भी LCR सर्किट रेजोनेंस में तब कहलाएगा जब पीक करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। LCR सर्किट रेजोनेंस में कब कहलाएगा? जब पीक करंट मैक्सिमम होगा। और पीक करंट मैक्सिमम तब होगा जब Z मिनिमम होगा। और Z मिनिमम तब होगा जब ओमेगा का मान 1 बाई रूट LC होगा। ओमेगा क्या है? AC वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी या AC करंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो कह रहा है कि धारा का शिखर मान यानी करंट का जो पीक वैल्यू है वो मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा का मान 1 बाई रूट LC होगा। L बाई R तथा RC का बीमीय सूत्र है। L हो गया इंडक्टेंस, R हो गया रेसिस्टेंस, C हो गया कैपेसिटेंस। अगर आप L बाई R का डायमेंशन निकालोगे तो वो टाइम के बराबर आएगा, और RC का डायमेंशन निकालोगे तो वो भी टाइम के बराबर ही आएगा। एक पूर्ण चक्र पर यानी एक कंप्लीट साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा। तो याद रखिए, AC करंट हो या AC वोल्टेज हो, अगर हम कंप्लीट साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू निकालें, ये कंप्लीट साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, अगर हम इस पूरे साइकिल पर इसका औसत मान निकालें तो 0 आएगा। लेकिन अगर इसके हाफ साइकिल पर एवरेज वैल्यू निकालें तो 2 बाई पाई I0 होगा। यह हम निकाल के बताए थे। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही निकाला जाता है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल पर एवरेज वैल्यू 0 होता है। एक प्रतिदीप्ति लैंप में चोक का उद्देश्य है। प्रतिदीप्ति लैंप हो गया जैसे घर में जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, घर में जो ट्यूबलाइट लगा होता है उसको हम प्रतिदीप्ति लैंप कहते हैं।
फ्लोरोसेंट लैंप इंग्लिश में बोलते हैं। इस ट्यूबलाइट के साथ साथ एक स्टार्टर लगा होता है और एक चोक कॉइल लगा होता है। अब देखना, ट्यूबलाइट जहां भी लगा होगा वहां नीचे एक बॉक्स लगा रहता है जिसको हम लोग चोक कहते हैं। क्या बोलते हैं? चोक, CHOKE, हिंदी में चोक कॉइल कहते हैं। इस चोक को लगाने का क्या उद्देश्य है, क्यों लगाते हैं ये चोक? ये चोक इसलिए लगाते हैं ताकि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, AC करंट, इसका वैल्यू कम कर सकें। तो चोक कॉइल क्यों लगाया जाता है? करंट को घटाने के लिए, यानी धारा को घटाने के लिए चोक कॉइल लगाया जाता है। जितना कम करंट फ्लो होगा उतना कम हीट एनर्जी बर्बाद होगा। ठीक है। LCR परिपथ में अनुनाद यानी रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? तो रेजोनेंस में तब होगा जब XC बराबर XL होगा। देखिए, कोई भी LCR सर्किट रेजोनेंस में तब होगा जब पीक करंट का मान मैक्सिमम होगा, और यह तब होगा जब Z मिनिमम होगा, और Z मिनिमम तब होगा जब XC बराबर XL होगा। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो LCR में तो तीनों चीज होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रेसिस्टर भी होता है। लेकिन याद रखिए, इंडक्टर में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। यह आपका LCR सीरीज सर्किट है। जब करंट इससे फ्लो होगा तो इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, इसमें भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, और सारा एनर्जी लॉस इसमें होता है, यानी प्रतिरोधक रेसिस्टर में होता है एनर्जी लॉस। इसमें एनर्जी लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको बताए थे कि इंडक्टर से जब भी AC करंट फ्लो होता है तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को हम वाटलेस सर्किट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर से जब AC करंट फ्लो होता है तो वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है, और कैपेसिटर से जब AC करंट फ्लो होता है तो वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जाता है, जिसके कारण एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर 0 होता है। इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं होता। भावर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है लेंज के नियम से। अब ED करंट का मतलब होता है इंड्यूस्ड करंट, भावर धारा का मतलब होता है प्रेरित धारा। जब फ्लक्स चेंज होगा किसी मेटल के प्लेट से, तो अगर किसी मेटेलिक प्लेट से धात्विक प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बदले तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, तो उस तरह के करंट को ED करंट कहते हैं। अब ED करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, वह मिलेगा आपका लेंज के नियम से। ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार होता है रोकने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो लेमिनेटेड होता है, परतदार होता है ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कई तरह का एनर्जी लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर आपको मैंने पढ़ाया है, उसमें एक सॉफ्ट आयरन का बना कोर होता है जो परत के ऊपर परत के रूप में रहता है। यह परतदार इसलिए होता है ताकि ED करंट से होने वाले नुकसान को कम कर सके, यानी एनर्जी लॉस को, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार कर दिया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए। इसको याद रख लीजिएगा, ये हम पढ़ा चुके हैं। आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र यानी कैपेसिटर अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो संधारित्र को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है XC, वो होता है 1/ωL, 1/ωC होता है।
तो कैपेसिटर से जब भी करंट फ्लो होता है, चाहे फिर एसी करंट फ्लो हो या डीसी, तो वह कितने ओम का रिएक्टेंस देता है? एक्सी ओम का। अब जानते हैं डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट नेचर का होता है। तो अगर डीसी करंट के लिए एक्सी का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 1/0 इंटू सी, यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी। इसका मतलब जब भी डीसी करंट किसी कैपेसिटर से होकर फ्लो होना चाहेगा तो यह कैपेसिटर कितना ओम का रिएक्टेंस देगा? इन्फिनाइट ओम का। तो इसलिए करंट फ्लो नहीं हो पाता। इसीलिए चार्ज्ड कैपेसिटर से कभी भी डीसी करंट पास होता ही नहीं है। इसका मतलब डीसी करंट के लिए कैपेसिटर का जो रेसिस्टेंस है यानी रिएक्टेंस है वो अनंत होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए K ग्रेटर देन 1 होता है। इसको मैंने नोट पॉइंट में लिखा है, आपको याद होगा K को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K बराबर होता है सेकेंडरी वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज N2/N1। ये टर्न की संख्या है सेकेंडरी में और ये टर्न की संख्या है प्राइमरी में, बराबर I1/I2। इस K का मान 1 से बड़ा होता है स्टेप अप के लिए और स्टेप डाउन के लिए K का मान 1 से छोटा होता है। K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हिंदी में बोलते हैं परिनमन अनुपात। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शक्ति गुणांक को पावर फैक्टर कहते हैं जिसका वैल्यू R/Z होता है। cos phi बराबर R/Z। अनुनादी LCR परिपथ में शिखर धारा का मान होता है। तो LCR सर्किट अगर रेजोनेंस में हो तो पीक करंट का वैल्यू होता है। अभी आपको मैंने पढ़ाया था पीक करंट का फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज बाय इंपीडेंस। लेकिन अगर LCR सर्किट रेजोनेंस में होगा तो Z का वैल्यू R के बराबर होता है यानी मिनिमम होता है। LCR सर्किट अगर रेजोनेंस में होगा तब Z का मान R होगा। तो यहां पर पीक करंट कितना हो जाएगा? E0/R। अनुनादी LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान होता है। तो अगर LCR सर्किट रेजोनेंस में होगा तो Z का मान मिनिमम होगा यानी R होगा। RC परिपथ का इंपीडेंस होगा, इंपीडेंस का मतलब प्रतिबाधा, तो R होगा और C होगा, L नहीं होगा। तो Z का जो फॉर्मूला होता है, Z का फॉर्मूला क्या होता है? √R² प्लस XC यानी 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्किट कौन सा? RC। तो R को रखिए और C को रखिए, इसको 0 मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। शुद्ध प्रेरकीय या शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए कालांतर फाई का मान होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है या जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसके लिए फाई का मान 90 डिग्री होता है। क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब हो गया वैसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर हो, यानी जेड का वैल्यू एक्सएल के बराबर होगा और इधर ईएमएफ होगा। देखिए ईएमएफ हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं और प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब हो गया वैसा सर्किट जिसमें केवल एल हो। तो जब केवल एल होगा तो जेड का मान एक्सएल होगा और जिधर जेड होगा उधर ही करंट लेंगे और करंट जो है और वोल्टेज जो है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है। यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, इसी को फाई कहते हैं। फाई 90 डिग्री होता है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जेड का वैल्यू के एक्स होगा और जिधर जेड होगा उधर आई होगा, इधर आपका ईएमएफ होगा। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में शुद्ध धारितीय परिपथ में फाई का मान 90 डिग्री होता है। यानी शुद्ध धारितीय परिपथ में करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ यानी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए शक्ति गुणांक होगा। तो जब सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो यानी केवल रेसिस्टर हो तो वहां पर फाई का मान 0 होता है। इसलिए कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, कॉस फाई 1 होगा। जब फाई 0 होगा तो कॉस फाई 1 होगा कि नहीं। तो जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा तो उसके लिए पावर फैक्टर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z।
तो R बाय, अब कह रहा है प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जिसमें केवल रेसिस्टर हो तो Z का मान R होगा, R बाय R1 होगा। अनुनादी LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक होगा। अगर LCR सर्किट रेजोनेंस में होगा तो Z का मान R होगा, और अगर Z का मान R होगा तो cos phi 1 होगा, यानी पावर फैक्टर 1 होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बोर्ड मॉडल थे, बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसको अच्छे से तैयार करिएगा और याद रखिए ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, समझ के तैयार करना है। और ये तब समझ में आएगा जब EMI AC का थ्योरी आप पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 का पूरा थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, एक एक वीडियो लेक्चर को सावधानी से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार पढ़िए और तब आप इस ऑब्जेक्टिव को करिए। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होगा उतना अच्छा एग्जाम का रिजल्ट आएगा। थैंक यू।